अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है? और हमारा सब हमारा एक्सपेंस है वो परचेजेस में ऐड हो गया है। हमारा सब प्लीज ऐसे मासूम से सवाल अब ना करें बेटा, बड़े हो जाएं। कैरेज इनवर्ड्स भी हमारा एक्सपेंस है, वो परचेज कॉस्ट में ऐड हो चुका है माय डियर। देखिए अपनी फिगर्स। ये मिस्टर हमारा था। बात वाइंड अप करें। परचेज कॉस्ट थी उसमें 809 89 समथिंग में ऐड नहीं किया। समझ आ गया? समझ आ गया हमारा? जी डी कल से रिलेटेड कोई और सवाल? कल से रिलेटेड किसी और बच्चे का सवाल तो नहीं? प्लीज रिवाइज करते हैं। रिवाइज किया गया सभी रोज का? आजकल तो सिंपल डिस्कशन चल रही है। कोई कंफ्यूजन किसी की? पेज नंबर 43 निकालें चलो। पेज नंबर 43 पे आपको एक टेबल सा नजर आएगा, अकाउंटिंग एंट्रीज अंडर बोर्ड सिस्टम। पिछले दिनों से बेटा ये जो पीरियोडिक परपेचुअल की डिस्कशन चल रही है उसको फाइनली जरा कंप्लीट करते हैं आज। अकाउंटिंग एंट्रीज अंडर बोर्ड सिस्टम, फुल कंसंट्रेशन। नई चीजें जो एक दो हैं वो मैं से डिस्कस करके जरा फाइनल करें बात। आपके पास ये जो टेबल बना हुआ है इसमें एक डिस्क्रिप्शन की हेडिंग है पहले लेफ्ट साइड पे, फिर परपेचुअल की हेडिंग है, फिर पीरियोडिक की हेडिंग है, और फिर उसमें नीचे एंट्रीज लिखी हुई है। आपने पहले इस तरह से करना मेरे साथ, ये जो बीच में परपेचुअल टेबल है, परपेचुअल वाला जो कॉलम सॉर्ट ऑफ है आप, इसको आपने काइंडली फिलहाल कर देना इग्नोर, और मेरे साथ आपने पहले पुरानी चीजें पीरियोडिक के एंगल से डिस्कस करनी है। मींस डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे हम, और डिस्क्रिप्शन की बेस पे पीरियोडिक सिर्फ देखेंगे। फिलहाल सेंटर में लिखा तो हुआ है लेकिन काइंडली जरा इग्नोर करना है आपने परपेचुअल सिस्टम को। वो फिर मैं बाद में मिक्स करके भी डिस्कस करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो अलग अलग भी डिस्कस करूंगा। ओपनिंग स्टॉक से शुरू करें लेफ्ट साइड पे। ओपनिंग स्टॉक सर जी पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस को कहते हैं। तो एक स्टॉक अकाउंट का बीडी बन जाएगा ये, इसकी मतलब सीडी को हम बीडी कर लेंगे। पेज नंबर प्लीज बेटा 43 आ रही है, इस तरह ना किया करें प्लीज, कम ऑन टाइम माय डियर, दिस इज नॉट द वे। देन माय डियर रिवाइज करिएगा जहन में, परचेजेस अगर हो, कुछ ना पता हो, वी अज्यूम क्रेडिट परचेज है, तो परचेजेस डेबिट, परचेजेस अकाउंट ए स्लैश सी स्टैंड्स फॉर अकाउंट, अगर कहीं आ जाए तो परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट। परचेज रिटर्न्स अगर हो जाएं, उलट करके बोलें प्लीज, अपने आप को सुनाएं, क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा, और परचेज के साथ रिटर्न वर्ड आ रहे उधर नीचे हो गए, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। यहां तक याद आ गया सबको? प्लीज साथ साथ रिस्पॉन्ड करते रहेगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बताएं बताएं प्लीज, सब लोग बताएं, यस नो में सिर्फ वाई एंड में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट किया करें, जरा मुझे भी आइडिया हो जाए ना बेटा सब लोग साथ हैं या नहीं। समटाइम वो आवाज तो वगैरह कभी अगर इशू आ जाता तो मुझे ताकि आइडिया हो कि बच्चों को पता भी चला या नहीं। जी डियर, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इन पेड, कैरेज इन अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, कैरेज इनवर्ड्स डेबिट, और ऑफ कोर्स बाद में फिर ये जो कैरेज इनवर्ड्स है इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए परचेजेस में से, परचेजेस में सॉरी ऐड हो जाएगा। देन माय डियर उसके बाद आगे सेल, डेटर डेबिट सेल अकाउंट क्रेडिट सेल की अमाउंट से।
डेटर डेबिट हमें ना पता हो तो क्रेडिट सेल है बाय डिफॉल्ट, ऑब्वियसली अगर कैश सेल है तो कैश डेबिट। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में जो असल इशू था वो ये था कि इसमें जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो साथ साथ रिकॉर्ड नहीं होती, वो पीरियड एंड पे एक ही दफा कैलकुलेट होती हैं। जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट कैलकुलेट हो जाती है। तो सिंपली जब सेल होती है तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट वाली बस एंट्री होगी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स वाली डिस्कशन के लिए फिर पीरियड एंड का वेट किया जाता है। नीचे क्रॉस लगा हुआ, क्रॉस मींस वो लेफ्ट साइड से कंपैरिजन हो रहा है, वो फिर बाद में डिस्कस करते हैं। सेल रिटर्न, अगर सेल रिटर्न हो जाए, उलट करें बोलने सब लोग एंट्री, सेल डेबिट के साथ रिटर्न वर्ड लग गया और डेटर क्रेडिट इसके साथ भी जरा मेंशन कर लें, एक ऑब्वियस सी बात है, चीजें अगर बेची गई थी सेल प्राइस पे तो ये रिटर्न वाली एंट्री भी सेल प्राइस पे होगी। सिर्फ सेल और सेल रिटर्न की जो एंट्री होती है ये सेल अमाउंट पे है, बाकी ऑब्वियसली सब कुछ शायद कॉस्ट की अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे। ये बात वैसे ठीक है, फर्ज करें अगर 1 लाख रुपए की सेल की आपने, 1 लाख रुपए की सेल की है तो वो 1 लाख रुपया सेल प्राइस होगा, हमेशा चीजें आप बेचेंगे सेल प्राइस पे। और अगर फर्ज करें उसमें से 20,000 की रिटर्न हो जाए तो आप ऑब्वियसली सेल रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट करेंगे 20,000 से। 20,000 शुड बी सेल प्राइस ऑफ द गुड सोल्ड, विच मीन्स नेट सेल बिकम्स 1 लाख माइनस 20,000 इज इक्वल टू 80,000। एनी कंफ्यूजन अप टू हियर? दोबारा एक दफा रिस्पॉन्स दें मुझे, सिर्फ यस नो में, वाई एन में। आगे बढ़े। रिटर्न अकाउंट क्या बता दूं यार, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट डेटर क्रेडिट, सेल रिटर्न्स के लिए रिटर्न अकाउंट बन गया। क्योंकि एहसान साहब आप लेट आए हैं इसलिए बाद में पता चलेगा। देन बढ़िए, उसके बाद आ गया क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक की बेटा एज सच ये जो बैलेंसेस होते हैं ये कैलकुलेट हो जाते हैं, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन बैलेंसेस। ट्रांजेक्शन्स की सिर्फ डबल एंट्रीज होती हैं, तो ब्रॉड डाउन्स कैरी डाउन्स जस्ट कैलकुलेट होंगे, ठीक है। देन उसके बाद आ रहे हैं कुछ लॉसेस की हेडिंग है, यहाँ नॉर्मल अब नॉर्मल लिखा होगा, आप एक सेकंड इस तरह करेंगे। आज की इस डिस्कशन में इंशाल्लाह लेकर एक डिस्कशन करेंगे फिर नॉर्मल क्या होता है, अब नॉर्मल क्या होता है, इसके साथ एक क्वेश्चन मार्क लगा दें नॉर्मल के साथ, और नीचे एक वर्ड लिखो अब नॉर्मल, उसको जरा एक सेकंड इग्नोर करके सिर्फ लॉस आज वर्ड पढ़ेंगे हम। बाकी ये नॉर्मल अब नॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं, इनका क्या ट्रीटमेंट क्यों होता है, ये इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। नॉर्मल लॉस में अभी डिस्कस ही नहीं करूंगा, ये इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में आगे जाके जब बड़े हो जाएंगे थोड़ा सा हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और फिलहाल जो भी लॉस है उस वो अब नॉर्मल वर्ड इग्नोर करके सिंपली लॉस की एंट्री बनाएं जो हम रोज बना रहे हैं। लॉस डेबिट एक वर्ड लगा लें फिलहाल का, ऐसे क्रॉस कर लें, फिर जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दोबारा। सिंपली जो अगर लॉस हुआ है गुड्स का, लॉस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, और ये जरूर इसके साथ मेंशन कर लें ये एट कॉस्ट होगा। लॉसेस की टाइप्स लिखी हुई है, वो काइंडली अभी हम डिस्कशन उसकी बाद में फिर कभी करेंगे। सिंपली व्हाट इज द एंट्री ऑफ लॉस, लॉस डेबिट परचेजेस क्रेडिट, जो आप रोज मुझे बताते थे एट कॉस्ट। और अगर फाइनली ड्राइंग्स की एंट्री हो जाए तो गुड्स की ड्राइंग्स हो जाए तो ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट एट कॉस्ट। फिलहाल प्लीज नॉर्मल अब नॉर्मल के वर्ड्स को इग्नोर करके लॉस अगर कोई भी है, फिलहाल लॉस डेबिट एंड परचेजेस क्रेडिट अगर गुड्स में, अगर कैश लॉस हो जाए कैश डेबिट, लॉस डेबिट सॉरी कैश क्रेडिट। अगर कोई फॉर एग्जांपल मशीनरी का लॉस हो जाए तो लॉस डेबिट मशीनरी क्रेडिट, एट कॉस्ट ये लॉसेस रिकॉर्ड होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है पीरियोडिक वाली एंट्रीज एक नजर खुद से भी पढ़ लें, ये जो अभी मैंने पढ़ी आपके सामने, किसी जगह अगर इशू है तो जरूर डिस्कस कर लेते हैं दोबारा, पढ़े जरा, पढ़ने के बाद मुझे जरा दोबारा रिस्पॉन्ड करते रहेगा, अगर क्लियर है तो सिर्फ वाई लिख दें और अगर कोई इशू है तो साथ बताते रहें। कॉस्ट मीन उम्र कॉस्ट। बेटा सिर्फ आपकी आवाज कट रही है और अल्लाह का शुक्र और कोई इशू नहीं किसी का।
ये परचेजेस रिलेटेड एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड्स परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है। वो एंड में कैलकुलेट होगी सर, क्योंकि फिलहाल आप लेट आए हैं और वो बात ही नहीं अभी शुरू हुई जो आप देख रहे हैं। जी माय डियर, प्लीज सबका अपना अपना रिस्पॉन्स आ जाए। अगर नहीं है कंफ्यूजन तो सिर्फ वाई वगैरह लिखते हैं, मुझे आइडिया हो जाए। तो अगर क्वेश्चन है तो साथ साथ पूछते जाए। क्लोजिंग बैलेंसेस की एंट्री नहीं होती, ट्रांजैक्शंस की एंट्री होती है। जी साहब, हम पहले सिर्फ पीरियोडिक ही डिस्कस कर रहे थे विदाउट नेमिंग इट। बस इन दिनों में हमने क्या किया है, जरा कुछ नाम रख लिए हैं, क्योंकि एक और नाम भी है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। तो पहले जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था वो यही पढ़ा था। बाय डिफॉल्ट पीरियोडिक ही है, लेकिन अगर कभी परपेचुअल एग्जामिनर कहे तो फिर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम भी है। ठीक है सर जी, कोई अब इशू तो नहीं? अगर किसी का सवाल रह गया बस वो पूछ ले, बाकी फिर अगर क्लियर है तो रहने दें। बस अगर क्वेश्चन रहता तो वो बता दें। नहीं बेटा, एक मिनट के लिए इससे आप नहीं करना, मैंने कोशिश की है आपके सामने से जरा पीरियोडिक वाली जो डिस्कशन है वो जरा साइड पर कर दो। मतलब मैं चाह रहा हूँ जरा 2 मिनट पहले आप सिर्फ फोकस करें कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में क्या होता है। ये बिल्कुल एक सिंपल सी डिस्कशन है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल आपने रिलैक्स रहना। बाद में फिर फाइनली मैं इसे कंपेयर करके भी आपको बताऊंगा कि परपेचुअल और पीरियोडिक में फिर फाइनली डिफरेंस क्या रह गया। बैलेंसेस के एंगल से मैं बात कर रहा था। अब आपने फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में सजेस्ट पढ़ना। बेस्ट ये होगा कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन से पढ़ें, और अगर फॉर एग्जांपल अपना पढ़ भी रहे हैं तो पीरियोडिक 1 सेकंड इग्नोर रखना अपना। ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर का क्लोजिंग बन जाएगा वंस अगेन एक इन्वेंट्री अकाउंट। इन्वेंट्री अकाउंट सिंपली मीन स्टॉक अकाउंट। अब ये जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है ना, इसमें अकाउंटिंग आसान करने के लिए, बिल्कुल ही सिंपल करने के लिए क्या किया जाता है, इन्वेंट्री रिलेटेड जितनी चीजें हैं, इन्वेंट्री रिलेटेड जितनी फिगर्स हैं, उनको एक ही लेजर में लिख लिया जाता है। याद रखिएगा, इन्वेंट्री सिंपली मींस स्टॉक की बात हो रही है, तो स्टॉक अकाउंट या स्लैश करके लिख रहा हूं इन्वेंट्री अकाउंट। आप ये बाद में करेंगे जो भी आपने लिखना है, अभी आप फिलहाल कोई टेंशन नहीं लेंगे, रिलैक्स रहें। आपने कंसंट्रेशन से मेरी बात सुननी। हो ये रहा है, होगा ये कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम अगर है तो स्टॉक में जितनी एडिशन या जितनी डिडक्शन आ रही है वो इसी स्टॉक के लेजर में डेबिट क्रेडिट कर लेंगे, rather than preparing separate ledgers for purchases, purchase returns, etc. अभी आगे जाके बात करता हूं। और एक ही इन्वेंट्री अकाउंट बन जाएगा जिसमें फॉर एग्जांपल अगर चीजें खरीदी हैं तो इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, मींस डेबिट हो जाएगी। अगर चीजें रिटर्न की हैं तो इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। रादर देन प्रिपेयरिंग सेपरेट लेजर्स फॉर परचेजेस एंड परचेज रिटर्न्स, सिंपली क्या होगा, अब दोबारा सुनना शुरू करें फर्स्ट से। ब्रॉड डाउन एसेट एक डेबिट फिगर आ जाएगी, फिगर्स जस्ट मैं लिखूंगा आपको जरा आइडिया देने के लिए। आइए जरा परचेजेस। परचेजेस हम यूज टू हैं किस एंट्री से, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, बाय डिफॉल्ट प्लीज क्रेडिट परचेज। लेकिन बेटा परचेजेस होने से क्या स्टॉक बढ़ जाता है?
यस, तो क्या इसे ऐसे भी बोला जा सकता है, rather than preparing the ledger of purchases separately, कि इन्वेंट्री डेबिट फॉर एग्जांपल 5 लाख और क्रेडिटर क्रेडिट, rather than preparing a separate ledger of purchases, इन्वेंट्री ही के लेजर में फिगर डेबिट साइड पे आ जाएगी बाय द रेफरेंस ऑफ क्रेडिटर, और अगर कोई कैश परचेज है तो बाय द रेफरेंस ऑफ कैश। बाय डिफॉल्ट वी अज्यूम के क्रेडिट परचेज है। किसी को कुछ समझ आई क्या कहा मैंने? एक प्रोसीजर सॉर्ट ऑफ है, नथिंग एल्स। इसमें कोई ऐसा ये नहीं कि क्यों है, एक प्रोसीजर सॉर्ट ऑफ है कि रादर देन प्रिपेयरिंग सेपरेट लेजर्स, इन्वेंट्री ही बढ़ा लें डेबिट करना है। तो साथ साथ देखते भी रहिए जरा, और यकीनन क्रेडिटर्स का अपना लेजर होगा जिसमें होता है। आगे बढ़े, जस्ट फुल कंसंट्रेट बेटा, इंडिविजुअल आ रहा है मत, अल्लाह का शुक्र है कोई मेजोरिटी आवाज का इशू नहीं है। देन बेटा अगर परचेज रिटर्न हो जाए तब इन्वेंट्री काउंट 5 लाख से डेबिट हुआ था अगर परचेज हुई थी, तो बिल्कुल वही एंट्री उलट हो जाएगी, और रादर देन रिकॉर्डिंग द inventory simply means beta and stock, that's it, nothing else, please forget about it, please forget about it. Stock is another name for inventory is another name for stock. अब अगर चीजें रिटर्न हुई, फॉर एग्जांपल 5 लाख में से 10,000 की गुड्स आपने रिटर्न कर दी, तो अब उलट एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, रादर देन प्रिपेयरिंग द सेपरेट परचेज रिटर्न लेजर, इन्वेंट्री ही के इस लेजर में फिगर अगर क्रेडिट साइड पे लिख दूं, लेट्स अज्यूम परचेज रिटर्न इज 20,000, बोले अपने आप को एंट्रीज हैं, क्रेडिटर डेबिट रेफरेंस आ गया अपोजिट, क्रेडिटर डेबिट उसके लेजर में डेबिट साइड पे फिगर आएगी, और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। कुछ बात समझ आना शुरू हो गई है? प्लीज, स्टॉक इज अनदर नेम फॉर इन्वेंट्री मीन स्टॉक, इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, बताते जाएं प्लीज। वाई एन, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछते जाएं। इट जस्ट अ प्रोसीजर, इट इज सिंपली जस्ट अ प्रोसीजर। पीरियोडिक में अलग अलग लेजर्स बना लें, परपेचुअल में द डिजाइन सिस्टम इज कि इन्वेंट्री के नाम से बना के बात शुरू कर दें, उसी के अगर आगे देखें। अब कैरिज इनवर्ड्स है, वन इज कि कैरिज इनवर्ड्स का अलग अलग बनाए पीरियोडिक में, जिसका बनता है कैरिज इनवर्ड्स डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन अनदर वेज कि क्योंकि इस कैरिज इनवर्ड्स ने परचेजेस की अमाउंट में ऐड ही होना है, परचेजेस की अमाउंट में ऐड ही होना है, तो रादर देन कि हम कैरिज इनवर्ड्स के अलग लेजर बनाएं, परचेजेस क्योंकि इन्वेंट्री काउंट के डेबिट साइड पे आ रही हैं, और कैरिज इनवर्ड्स है क्योंकि इसमें ऐड होना है, और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 5 लाख में अगर आपने ऐड करना है तो इट मींस आपने डेबिट करना है। तो कैरिज इनवर्ड अगर पेड है तो इन्वेंट्री काउंट ही डेबिट हो जाएगा, लेट्स अज्यूम 5,000 इज कैरिज इनवर्ड। कैश अगर चला गया तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, और फर्ज करें अगर पेबल अभी हो, पेड ना हुआ हो, सिर्फ एक अभी ये खर्चा इनकर हुआ हो, तो इन्वेंट्री डेबिट पेबल क्रेडिट भी हो सकता है। तो rather than preparing a separate carriage inwards ledger, we can simply add this 5,000 amount if any to the amount of purchases जो already inventory account के डेबिट साइड पे लिखी हुई है। तो there is no need of any separate ledger। जी बेटा मैं तो समझा यही कह रहा हूँ, बाकी अब आपकी चॉइस है बेटा, मैं तो यही चीज कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज मेरे साथ साथ मेरी बात नहीं सुनते हैं, यकीनन और मसरूफियात बहुत सारी हैं, तो बेटा अब इसका कोई मेरे पास सोल्यूशन नहीं। जी मेरा माई डियर दिशान, ये सिर्फ उसी में होगा सर। जी माई डियर बहुत ऐसे ही हो रहा है सर। देयर इज ओनली वन इन्वेंट्री काउंट हियर, जिसमें स्टॉक, इन्वेंट्री मीन स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। अब आइएगा नेक्स्ट सेल पे जरा। सेल अगर हो तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट एज इट इज है, जिस तरह पीरियोडिक में होता है। नई चीज सिर्फ ये है कि जरा टेबल ज़हन में लाएं जरा, जैसे ही सेल की एंट्री होती है साथ ही प्लीज कॉस्ट ऑफ सेल भी टेबल में रिकॉर्ड होती है। किसी को याद है टेबल में सेल वाले कॉलम में कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट कैलकुलेट होती है बैलेंस से रेट देख के, याद है किसी को सर? मकसद उसका क्या होता है कि जिस दिन सेल हो जाए उसी दिन कॉस्ट ऑफ सेल का भी पता चल जाए और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाए। डिफरेंस क्या था? परपेचुअल में साथ साथ है, पीरियोडिक में पीरियड एंड पे है।
तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में बेटा क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल भी टेबल बना के साथ साथ निकाली जाती है, इसलिए फुल कंसंट्रेट फुल कंसंट्रेट फुल कंसंट्रेट डेटर डेबिट सेल क्रेडिट का मतलब है रिसीवेबल बढ़ा और सेल बढ़ी, ये तो सेल प्राइस पे एंट्री होती है। लेकिन इसके साथ ही साथ कॉस्ट प्राइस पे कॉस्ट की फिगर से फिर कॉस्ट ऑफ सेल एक एक्सपेंस के तौर पे डेबिट हो जाएगा, और ऑब्वियसली बेटा चीजें बेचने से इन्वेंट्री कम हो जाएगी। तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट एंड इन्वेंट्री क्रेडिट। फिगर्स मेरी अज्यूम्ड हैं, कंसंट्रेशन एक मिनट रखिएगा। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट ऑब्वियसली मींस इस सिस्टम में फिर एक कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर भी बनेगा, तो मैं इसलिए बना के रहा हूं, शायद एक नई चीज हमारे लिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स का लेजर, फॉर एग्जांपल फिगर इज 2 लाख रुपीस, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट रेफरेंस के तौर पे। फिर यहाँ इन्वेंट्री वर्ड आ जाएगा, इन्वेंट्री अपोजिट वर्ड है, और यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल वर्ड आ जाएगा इन्वेंट्री के अकाउंट में। फिगर क्रेडिट साइड पे क्यों आएगी? क्योंकि चीज से कॉस्ट प्राइस पे गुड्स भी कम होंगी। तो अगर हम साथ साथ रिकॉर्ड रख रहे हैं परपेचुअल में, तो सेल वाले दिन कॉस्ट ऑफ सेल की भी एंट्री होगी। कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री बोले वाई कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एज एन एक्सपेंस और वाई इन्वेंट्री क्रेडिट एज एन एसेट। एसेट कम होके कॉस्ट में कन्वर्ट हो गया, जो चीजें बेच दी उसका फायदा मिलने से कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड इन्वेंट्री क्रेडिट। मेरी बात क्लियर है माय डियर? और बेटा उसामा प्लीज कोई ऑर्गेनाइजर इतना फारिग नहीं है कि आपको म्यूट अनम्यूट करे। इट इज योर पर्सनल प्रॉब्लम माय डियर। कोई इतना फारिग नहीं है कि आपको डिस्टर्ब करे माय डियर। प्लीज आपका अपना पर्सनली इफेक्ट आ रहा है। जी माय डियर, आते गुड्स कम हो गई हैं, कॉस्ट पे हो रही हैं। कॉस्ट ऑफ सेल बेटा एक्सपेंस क्यों है, सुने जरा गौर से। एक क्वेश्चन आया मेरे से, प्लीज सब लोग रुके जरा, प्लीज प्लीज जस्ट जस्ट 1 मिनट प्लीज, क्योंकि कैरिज इनवर्ड्स में ने परचेज में ऐड होना, तो परचेजेस की अमाउंट ने बढ़ने से, परचेज की अमाउंट के बढ़ने से उसने परचेज में ऐड हो जाना है, और परचेज ऐड होने का मतलब स्टॉक की अमाउंट ने बढ़ जाना है। ये बेटा ये जो कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस वाली बात है ना, ये बेटा एक मिनट कंसंट्रेशन सुनिएगा जरा। देखें एक चीज एसेट कब तक है? फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपीज की गुड्स ली है, 100 रुपीज की गुड्स ली है, ये आपका एसेट है। लेकिन कब तक ये एसेट है? जब तक बिक ना जाए। जब ये बेटा बिक जाएगा, आवाज का है इशू? जब तक बेटा ये बिक ना जाए, ठहरे दोबारा रिपीट प्लीज। छोड़ दो बेटा, आपसे नहीं पूछा, आपसे जब पूछूंगा फिर बताइएगा। आप लोग फोकस करें प्लीज। एक दो हजरात के इंडिविजुअली बेटा इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं उन्हीं से सिर्फ मुखातिब हूं, वरना सबसे जब पूछूंगा तो फिर आपसे बात करता हूं। कॉस्ट ऑफ सेल्स की बेटा बात हो रही थी, अगर आपने 100 रुपीज की गुड्स ली हैं वो आपका एसेट है। लेकिन कब तक एसेट है? जब तक आप उसे बेच नहीं देंगे। जब बेच देंगे तो आपको पता है वो 100 रुपए वाली चीज फिर आपका एक्सपेंस बेटा कंसिडर होगा। और व्हाट इज द नेम फॉर दैट एक्सपेंस जो सेल्स के अगेंस्ट है? कॉस्ट ऑफ सेल। मसलन आपने 100 वाली चीज 150 की बेची, तो 120 इज बेटा सेल प्राइस, 150 सॉरी सेल प्राइस, एंड व्हाट इज 100 नाउ? इट इज योर एक्सपेंस, क्योंकि अभी इसका फायदा आपने 150 के अगेंस्ट ले लिए, विच मींस 50 आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। तो प्लीज कॉस्ट ऑफ सेल सिंपली मींस एक एक्सपेंस अकाउंट है, इसलिए जहन में लाएं जरा। कॉस्ट ऑफ सेल हम सेल में से लेस करते हैं ना, तो सेल में सेल इज इनकम और एक्सपेंसेस लेस होकर फिर प्रॉफिट बनता है। बात क्लियर हो गई है माय डियर? ये बेटा आपको क्लियर हो गया कॉस्ट ऑफ सेल वाला इशू? जस्ट एक मिनट जरा, मैं एक और सवाल ले लूं। दूसरा लेजर बेटा मैंने इसलिए बनाया कि बना लेना चाहिए, तलहा मैंने इसलिए बनाया, मैंने इसलिए लेजर दूसरा बनाया है क्योंकि वो भी बनेगा। क्रेडिटर्स और कैश का मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि वो हम यूज टू हैं। एक नई बात जो बीच में आ रही थी, इसलिए तलहा जावेद मैंने जरा एक कॉस्ट ऑफ सेल वाला लेजर, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम जिंदगी में देख रहे हैं ये चीजें, तो इसलिए बना दिया है। तो व्हाट इज द फाइनली डिस्कशन दैट शुड बी केप्ट इन माइंड? सेल अगर होगी तो एक तो एंट्री सेल प्राइस पे होती है, कैश या डेटर डेबिट एंड सेल क्रेडिट, और साथ ही एक दूसरी डबल एंट्री भी होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट एंड स्टॉक क्रेडिट। देन कंपैरिजन अगर हम 1 मिनट कर लें जरा, तो डिफरेंस ये है कि सेल के वक्त कॉस्ट ऑफ सेल वाली कोई एंट्री, ये क्रॉस हुआ हुआ है आपके पास ऑपोजिट साइड पे, पीरियोडिक में नहीं है। पीरियोडिक में कॉस्ट ऑफ सेल एंड पे एक ही दफा कैलकुलेट होती है, लेकिन
परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ सेल भी डेट वाइज साथ साथ रिकॉर्ड होती है। सेल की एंट्री हमेशा सेल प्राइस पे होगी और कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगी, क्योंकि इन्हीं का डिफरेंस पे ग्रॉस प्रॉफिट है। जी मोहम्मद उसामा साहब को जवाब नहीं बेटा। इसके बाद अगर हम आगे चले, अब कंसंट्रेशन जारी रखिएगा। अब अगर सेल रिटर्न्स हो जाए, सेल रिटर्न्स, सेल के बाद उसकी रिटर्न्स, तो मेरा एक काम तो वही होगा जो पीरियोडिक में होता है। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? सेल रिटर्न डेबिट और डेब्टर्स क्रेडिट, ये फिगर सेल प्राइस की एज इट इज होगी जिस तरह पीरियोडिक में है। लेकिन व्हाट शुड बी द न्यू थिंग? क्योंकि बेटा हमने सेल वाले दिन कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड कर ली थी, तो देयरफॉर अगर सेल रिटर्न होगी तो इसका मतलब एक तो इनकम कम हुई है, लेकिन साथ ही कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री इसलिए रिवर्स होगी क्योंकि ये गुड्स दोबारा आपके पास आ जाएंगी स्टॉक में, विच मींस कि ये जो चीजें बिकी हुई थी वापस आने से आपका दोबारा एसेट बढ़ जाएगा और एक्सपेंस कम हो जाएगा। तो गुड्स वापस आने से क्या गुड्स भी बढ़ेंगी, हमें ये दूसरी एंट्री जो सेल के अगेंस्ट की थी उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब जो सेल पे काम हुआ था उस सेल वाली एंट्री को भी रिवर्स करना है, और जो कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री हुई थी उसको भी रिवर्स करना है। कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री को क्यों रिवर्स करना है? क्योंकि गुड्स वापस आने से दोबारा आपका एसेट बढ़ जाएगा और एसेट बढ़ने से एक्सपेंस आपका रिड्यूस हो जाएगा। मतलब जो पहले एंट्री हुई थी, फॉर एग्जांपल अगर कुछ फिगर्स ले लें, लेट्स अज्यूम 1 लाख की गुड्स बिकी थी और इनकी कॉस्ट 80,000 थी। अब लेट्स अज्यूम आधी गुड्स, हाफ गुड्स वापस आ गई हैं, तो सेल रिटर्न डेबिट बाय द सेल प्राइस हाफ गुड्स, 1 लाख का 50% हाफ। सिमिलरली ये जो गुड्स गई थी इनका भी फिर हाफ दोबारा एट कॉस्ट। क्यों डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा? क्योंकि हमने एक्सपेंस 80 से रिकॉर्ड किया हुआ था और एसेट को 80 से कम कर लिया था। अगर ये गुड्स वापस आ गई है तो इट मींस हमारा एक्सपेंस भी 40,000 से रिड्यूस होके एसेट बढ़ जाएगा। लेकिन ये वाला काम हमें पीरियोडिक में करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में आपने डेट वाइज कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड ही नहीं की थी। देयरफॉर सेल रिटर्न के वक्त कॉस्ट ऑफ सेल रिवर्स करने की भी जरूरत नहीं है। इन अदर वर्ड्स पीरियोडिक में एंड में जाके एक नेट कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है माय डियर, तो समझ आइए बात। मैं पोस्टिंग करता हूं दोबारा इसकी फिगर की बेस। सर ऐसे हसन ऐसे हो सकता है, अगर एक्सपेंस आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया उसको रिवर्स कर देंगे, ऐसे ऐसे ही हो जाएगा जैसे मैंने किया। ग्रॉस प्रॉफिट में हारिस कैसे कम होगा? सेल भी रिवर्स कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल भी रिवर्स कर लेंगे, ऑटोमेटिकली नेट इफेक्ट ये होगा कि 10,000 से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हारिस कम हो जाएगा। बेटा आप उम्र मेरे साथ साथ बात सुनते नहीं है माय डियर। सेल रिटर्न का मतलब है, सेल रिटर्न का मतलब है कि इनकम कम हो रही है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है, क्रेडिट का मतलब एक्सपेंस कम हो रहा है। कॉस्ट ऑफ सेल इनकम कैसे हो जाएगी? इस तरह की साइंस ना बनाएं। सेल रिटर्न मींस इनकम कम हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट मींस एक्सपेंस कम हो रहा है। ये बेटा बिलाल आपने अपनी चॉइस से सोच लिया, जो आपने वर्ड लिखा है सेल प्राइस कोई कम नहीं हुई, सेल कम हुई है। चीजें वापस होने से सेल कम हो जाएगी। सेल प्राइस आपने अपनी मर्जी से खुद से डिसीजन लिए। इन फिगर्स को बेटा क्या समझा दूं? 1 लाख की सेल ही थी और 80,000 कॉस्ट ऑफ सेल थी। सपोज हाफ गुड्स रिटर्न हुई है, देयरफॉर हाफ से सेल रिटर्न रिकॉर्ड हो जाएगी, 1 लाख का हाफ, और कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री भी हाफ से हो जाएगी क्योंकि आधी चीजें वापस आ गई। हाफ कॉस्ट वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी और हाफ सेल वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी क्योंकि एक्सपेंस हाफ सेल रिटर्न्स मैंने अज्यूम की। ये वाहिदुल्लाह अगर ये बात भी अगर अभी तक नहीं हमें पता तो बड़ा बड़ी बड़ा बड़ा मेरा ख्याल अलमिया है।
कि कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगी? जी वाहिदुल्लाह का आंसर मेरा ख्याल कोई और बच्चा दे सकता है कि वाहिदुल्लाह साहब हमारे कॉस्ट ऑफ सेल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगी? कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर सेल में से बेटा लेस होके सेल्स के बाद आएगी और उसके बेस पे फिर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं होप के वाहिदुल्लाह साहब को याद आ गया। जी मैं ये बात जो हो रही थी, एक सेकंड उसको फिर सुने। मैं इन्वेंट्री काउंट एक बना रहा था, तो अगर बेटा कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट हो एंट्री एट द डेट ऑफ सेल, तो कॉस्ट ऑफ सेल के लेजर में डेबिट साइड पे फिगर आएगी और स्टॉक के लेजर में क्रेडिट साइड पे आएगी। इन्वेंट्री सिंपली मींस प्लीज स्टॉक की बात हो रही है। देन उसके बाद अगर रिटर्न्स हो जाए तो यकीनन सेल रिटर्न का अपना लेजर होगा, डेटर का अपना लेजर होगा, लेकिन अल्लाह करे हमें पता है बात, इस एंट्री को अगर मैं पोस्ट करूं तो इन्वेंट्री काउंट डेबिट, ये उलट एंट्री अब रिकॉर्ड होगी और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो रही है। इन्वेंट्री काउंट डेबिट हो रहा है, तो इन्वेंट्री काउंट डेबिट फॉर एग्जांपल अब फिगर मैंने वो जो आपको वहां समझाने की कोशिश की थी, चले वही 40 लिख देता हूं और स्टॉक अकाउंट में रेफरेंस इन्वेंट्री आ जाएगा, इन्वेंट्री बाय 40,000। ठीक है, मेरी पोस्टिंग्स ठीक है, ये लेजर आपने बनाया लेकिन आप बाद में बनाइएगा, मैं दोबारा आपके सामने कर दूंगा। फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट है, मैं जो इन्वेंट्री काउंट फास्ट पर जरा आपके सामने बना के दिखाना चाह रहा हूं, ये जरा मेरे साथ अंडरस्टैंड करते रहें। बात क्लियर है? ये प्लीज एंट्रीज बोलने, सेल की डबल एंट्री सुनाया सब आपने आपको, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और साथ ही अगर परपेचुअल हो तब याद आनी चाहिए बातें, परपेचुअल हो तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट, अगर सेल रिटर्न हो जाए तो पहली एंट्री वही जो बात पुरानी याद है आपको, सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट एट सेल प्राइस, और फिर एक रिवर्सल एंट्री ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, इन्वेंट्री डेबिट एंड कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। चलो आगे, काइंडली बता दें के बाद जरा कोई और कंफ्यूजन? ये मिस्टर बाबुल्ला, ये डियर सब अपना अपना बताया करें यार, सब अपना अपना काइंडली पार्टिसिपेट किया करें, प्लीज अज्यूम ना करें किसी ने बता दिया। देन उसके बाद जरा आगे चलेगा, अभी ये क्लोजिंग स्टॉक की बात मैं अभी जरा फर्दर समझा देता हूं। अगर बेटा हम ये सब कुछ डेबिट क्रेडिट कर लेंगे ना, तो क्लोजिंग स्टॉक एक बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आपको पता तो है वैसे, वंस अगेन बैलेंसेस की एंट्री नहीं, ट्रांजैक्शंस की एंट्री, और अभी भी नॉर्मल लॉस इग्नोर्ड है, ये क्वेश्चन मार्क है, और नीचे जो नॉर्मल लॉस लिखा हुआ था इसमें भी सिर्फ लॉस है। अगर लॉस होगा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, तो क्योंकि परचेजेस का लेजर ही नहीं है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, वो तो पीरियोडिक में है, इसलिए अब अगर लॉस होगा तो लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, और अगर ड्राइंग्स होंगी तो ड्राइंग्स डेबिट, और परचेजेस का लेजर ना होने की वजह से वो परपेचुअल में होता ही नहीं है, इन्वेंट्री क्रेडिट। और वंस अगेन इनके सब मेंशन करें, ये एंट्रीज भी कॉस्ट ही होगी, अमाउंट तो सेम तरीके से निकलेगी, मींस कॉस्ट भी एंट्रीज होंगी, लेकिन क्योंकि परचेजेस का लेजर नहीं है तो एंट्री क्या बन जाएगी, लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, और ड्राइंग्स की एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स डेबिट एंड इन्वेंट्री क्रेडिट। और फाइनली अगर इन एंट्रीज को भी पोस्ट करूं तो यकीनन लॉस का अपना लेजर भी होगा, लेकिन इन्वेंट्री के लेजर में फॉर एग्जांपल 15,000 वो लॉस, लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग्स का अपना लेजर अपनी जगह है, इन्वेंट्री के लेजर में क्रेडिट साइड पे फिगर अपीयर हो जाएगी। ठीक है माय डियर, क्लियर है बात? एक मिनट रिस्पॉन्ड कर देना। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये रह जाना है कि हमारे जहन में आना चाहिए कि मेथड क्या है। मेथड अगर जेन में आ जाएगा तो अकॉर्डिंगली फिर हम एंट्रीज कर लेंगे। अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इससा करें, मेरा ख्याल है पेज के नीचे तो सफिशिएंट स्पेस नहीं है, साथ और भी है, ये कहीं रजिस्टर में अगर बना लें, या अगर पेज के इर्द गिर्द जगह वैसे कम है शायद, रजिस्टर में बनाएं। और एक काम भी आपने करना है, ये लेजर्स बना के जो मैंने फिगर्स अज्यूम की थी,
इन लेजर्स को फिर बैलेंस भी करना है। तो आई एम वेटिंग फॉर योर बैलेंसेस। आप मुझे कैलकुलेट करके बैलेंसेस काइंडली बताएं। और बेस्ट ये रहेगा कि जितनी अमाउंट्स आपको नजर आएंगे ना, इनके रेफरेंसेस देख के एंट्री बोलना है। अगर पेज पे बन जाएगा फिजान आपकी चॉइस है, देख लें। पेज पे बन जाएगा पेज पे बना लें, लेकिन अगर ना बन सके, आपको लग रहा है जगह कम है, तो रजिस्टर पे बना लें, लेकिन प्लीज बना जरूर लें। और तरीका ये रखें कि अमाउंट्स लिखते हुए जहां जहां ट्रांजेक्शन पोस्ट हुई हुई हैं, वहां वहां रेफरेंसेस देख के डबल एंट्री बोल के लिखें। बेटा काशिफ काइंडली भी चेक कर लें, आपकी आपकी तरफ से इशू हुई होगा। अब मेरी तरफ से अगर इशू होता तो सबको बेटा प्रॉब्लम आ रहा होता। आपका नेट बिल्कुल ठीक होगा, इसमें कोई खुदा ना खास्ता कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। काइंडली जरा चेक कर लें, रीज्वाइन करने अगर आपसे कहा जा रहा है रिफ्रेश कर लें, मेरा ख्याल है प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। बाकियों का अगर इशू होता तो यकीनन मैं कुछ अपना चेंज करता। तो काइंडली एक दफा काशिफ प्लीज ट्राई करना, ऐसे एक दूसरे के साथ लड़े नहीं। मुबीन आप भी रहने दें यार, नेट है तो सही लेकिन स्लो ना, एक दूसरे को तंग करें। उमर बाद में करूंगा, पहले लेजर तो बना ले यार, तो बाद में एक दफा दोबारा देख लीजिएगा, हम कंपैरिजन करते हैं दोबारा। आई एम वेटिंग, जब आप लोग लिख लेंगे तो मुझे अपने इन्वेंट्री अकाउंट का और स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट दोनों का स्लीप बताना है। ये बड़ा कैशिफ मसला हल हो गया। ये काशिफ इशू रिजॉल्व है या नहीं? चलें ठीक है। पहली एंट्री 5 लाख की लिखी हुई है, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट। आते बेटा इस मासूमियत की अब वजह कोई नहीं है। अगर परचेजेस इन्वेंट्री में डेबिट साइड पे हैं तो लॉस परचेजेस से क्रेडिट ही होना, विच मींस इन्वेंट्री से क्रेडिट होना। जब परचेजेस हुई है तो इन्वेंट्री डेबिट हुई है, इसलिए अगर लॉस हुआ है तब भी इन्वेंट्री ही क्रेडिट होगी। ठीक है मुजम्मिल, मैं देखता हूँ। 510, 515, 555 माइनस -20, 20, 40, 240। हाँ ठीक है, ठीक है, 3 लाख आएगा बैलेंस। इन्वेंट्री अकाउंट में जो बेटा 3 लाख सीडी आ रहा है, इट इज योर क्लोजिंग एसेट। अगर आपने लेजर बना लिया हो, इन्वेंट्री का लेजर बन जाए, इन्वेंट्री के नाम से अगर लेजर बन जाए, तो ब्रॉड डाउन लिखने से और ट्रांजेक्शन लिखने के बाद आप जब बैलेंस करेंगे तो फिर इंशाल्लाह उसमें क्लोजिंग स्टॉक की फिगर भी कैलकुलेट हो जाएगी। और कॉस्ट ऑफ सेल्स 2 लाख थी, लेकिन क्योंकि 40,000 की गुड्स ही वापस आ गई, तो देयरफॉर अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का एक्सपेंस 160 रह गया। इन्वेंट्री अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब है ये एक एसेट की अमाउंट है। इन्वेंट्री अकाउंट मींस एन एसेट अकाउंट, और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट का मतलब है ये एक एक्सपेंस अकाउंट है। तो इनकम स्टेटमेंट में 160,000 अब होना चाहिए जो सेल में से लेस होगा, और इन्वेंट्री का जो 3 लाख रह गया है, ये आपका एसेट जो है एसेट्स में शामिल होना चाहिए, क्योंकि जो इन्वेंट्री बच गई है इसको आप फ्यूचर में इसका फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे बाय सेलिंग इट एट अप सेल प्राइस इन फ्यूचर। तो 3 लाख इज योर एसेट फिलहाल जो बच गया है। और बेटा प्लीज 297 नहीं आ रहा, अनस प्लीज काइंडली चेक करें सही आ रहा है, मेरा ख्याल है ठीक बच्चों ने बताया, आप भी प्लीज चेक कर लें। सबका 3 लाख है जी प्लीज, जरा बताइएगा आंसर। आप थोड़ा सा परेशान है।
फाइनली में से मैच करने पे के साथ क्लियर। ये बड़ा मेरा टोटल मैच अभी कर जाएगा। थैंक यू। 2 लाख। ठीक है सर आदिल, मैंने ठीक कर ली। थैंक यू आदिल, मैंने 2 लाख पूरा कर लिया। अब आप इस तरह कीजिएगा, मेरे से इन दोनों सिस्टम्स का आपको लिख तो नहीं रहा, अपनी लेजर बना रही है सब में? कोई अगर लिख रहा है तो मेरे डब्ल्यू का मैसेज कर दे वेटिंग। तो वेट का मैसेज अगर करना, हसन के अलावा तो मेरा ख्याल कोई नहीं रह गया, अब वाहिदुल्लाह साहब ही रह गए। काशिफ, काशिफ बड़ा बाद में लिखिएगा, अब पहले बीच में आपका मिस हो गया। जल्दी से लिखिए यार, किन चक्करों में पड़ गए इंसान वगैरह। जिन्होंने डब्ल्यू लिखा मुझे 12 मैसेज करें लिखने के बाद। जी मिस्टर साकिब हसन, हसन मुनीर, साकिब, साकिब हसन, साकिब हसन। ये बेटा जो स्टॉक ग्राउंड में बच गया वो क्लोजिंग बैलेंस था। तो क्लोजिंग बैलेंसेस एज सच कैलकुलेट हो जाते हैं जब आप उन लेजर्स को बैलेंस करेंगे। देन बेटा इसमें सिर्फ जो चीज अब याद रखने वाली वो क्या है, अब क्वेश्चंस में यहां से ऑनवर्ड्स फिर हम डिसीजन लिया करेंगे कि हमारे क्वेश्चन में पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है या परपेचुअल है। अगर तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है उससे तो हम यूज टू हैं, तो उस पर मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा बहस नहीं करूं। परपेचुअल में सिर्फ हो ये रहा है कि रादर देन प्रिपेयरिंग अ परचेज एंड परचेज रिटर्न अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट के नाम से लेजर बन रहा है। लेकिन आई मस्ट वंस अगेन रिपीट, इन्वेंट्री अकाउंट सिंपली मीन स्टॉक अकाउंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री एट द टाइम ऑफ सेल और रिवर्सल ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ सेल रिटर्न्स, ये साथ साथ बस रिकॉर्ड होती है। बाकी मेरा ख्याल है कि सिर्फ फर्क यही है कि जहां जहां परचेज आ रहा था वहां इन्वेंट्री वर्ड आ गया है, और सिर्फ जहां कैरिज इनवर्ड्स एक दफा आ रहा था वो कैरिज इनवर्ड्स भी इन्वेंट्री अकाउंट में आ गया। तो आई थिंक एक फाइनली अब इस तरह करें, पूरा टेबल ये जो एंट्रीज वाला है अगर साथ साथ पढ़ के मुझे बता दें अब कहाँ कंफ्यूजन रह गई है, तो वो मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, वरना फिर हम एक इंशाल्लाह भी कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये सारी बातें इंशाल्लाह कोई भी याद आ जाएंगी। लॉस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, लॉस डेबिट और स्टॉक कम हो जाएगा, स्टॉक क्रेडिट भी, परचेजेस क्रेडिट, हाँ सॉरी इन्वेंट्री क्रेडिट अगर परपेचुअल है और अगर पीरियोडिक है तो परचेजेस क्रेडिट। ठीक है मनान साहब? जी उम्र ऐसी है सर। अगर डेट्स पता हो बिलाल साहब तो डेट वाइज होती है। एक तरीका है कि कैरिज इनवर्ड्स को आप सेपरेट लेजर में रिकॉर्ड करके परचेज में ऐड कर दें एज इन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अनदर वेज कि आप कैरिज इनवर्ड्स को परचेजेस में सिंपली इस तरह ऐड कर लें कि जब परचेजेस हुई थी तो इन्वेंट्री डेबिट हुई थी, तो कैरिज इनवर्ड्स को भी अगर आप इन्वेंट्री में ही डेबिट कर दें तो ऑटोमेटिकली वो परचेज कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। पीरियोडिक बेटा ये है कि परचेज लॉस डेबिट है, और उस केस में क्योंकि परचेजेस के नाम से एक लेजर बन रहा है, परचेज मींस गुड्स है, तो लॉस डेबिट गुड्स क्रेडिट बाय द नेम ऑफ परचेजेस। लेकिन क्योंकि परपेचुअल में परचेजेस के नाम से लेजर नहीं है तो उसमें इन्वेंट्रीज के नाम से लेजर है,
तो लॉस डेबिट रादर देन द वर्ड परचेजेस, इन्वेंट्री क्रेडिट। जी इन्वेंट्री में सब कुछ आएगा जो इन्वेंट्री से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। आसान साहब, इन्वेंट्री बढ़ेगी जिस वजह से इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी, और इन्वेंट्री जिस वजह से कम होगी उसमें क्रेडिट हो जाएगी। अगर होता बेटा नबील तो मैं खुद बताता, इन्वेंट्री रिटर्न का कोई सेपरेट लेजर नहीं है, इन्वेंट्री अगर रिटर्न हुई है तो इन्वेंट्री ही के लेजर में क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। जी जिन हजरात के मैं आंसर्स देता जा रहा हूँ काइंडली मुझे जरा अगर दोबारा बता दें, बात क्लियर होगी या फर्दर एक्सप्लेन करूँ? जी इंशाल्लाह, मैं तो अनस ऐसे ही किया करूंगा, आप भी काइंडली ऐसे ही कीजिएगा। ये लॉस वाली बड़ा एंट्री क्लियर हो गई थी, परचेजेस में लॉस वाली जो बात हो रही थी बीच में। चले सर इसका कीजिएगा, पहले क्वेश्चन नंबर 4 से पहले जरा कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर लें जरा, एक बाद में डिस्काउंट्स आई थी। ये पीरियोडिक ऑर्डर एंट्री लॉस डेबिट है बेटा, आप जो पढ़ रहे हैं वो तो मैंने अभी छोड़ा हुआ है, मैंने वो तो कहा प्लीज, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो मैंने वैसे ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। प्लीज ये जो नॉर्मल लॉस वाली डिस्कशन है, ये तो आपसे भी रिक्वेस्टेड है कि काइंडली इसे इग्नोर रखे हैं, ये अलहदा हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल लॉस होता क्यों है। प्लीज इग्नोर दिस लाइन, इग्नोरिंग दिस लाइन, बाकी सब कुछ तो हम पढ़ रहे हैं ना, तो प्लीज इस लाइन को भी इग्नोर रखें, ये फिर हम नेक्स्ट डिस्कशन अलहदा इसकी रखेंगे, सारे लॉसेस अलग अलग डिस्कस करेंगे। लॉसेस की भी दो टाइप्स हैं, लेकिन अभी इन टाइप्स को मैंने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है प्लीज। देन बेटा कंटिन्यू, एक पेज आगे जाके आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 ढूंढना है। पहले हम जरा कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन कर लें, मे बी क्वेश्चन नंबर 4 फिर आपको मैं शायद होमवर्क दे सकता हूँ। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 5। जी पेज नंबर वही है, एक पेज आगे करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 मिल जाएगा। सलमान व्हाट्स गोइंग ऑन, एक शुगर से लगाया हुआ बेटा। मैक्स सेविंग, मैक्स सेविंग सेल्स गुड्स एट, अंडरलाइन करें। अब कुछ दिन पहले एक मार्कअप मार्जिन वाली बात हुई थी, आपको याद आना चाहिए काइंडली, बताएं इसमें 100 क्या रखा हुआ? कॉस्ट प्लस 30%। ये बेटा उसकी जरूरत नहीं पड़ी, अगर जरूरत पड़ती तो मैं लिखवा देता, इस वक्त जरूरत नहीं है, शायद कभी बाद में पड़ेगी, मैं बताता हूँ। नहीं मुझे 100 बताएं क्या है, सब लोग बताएं 100 क्या है इसमें, एक्सप्लेन करें जरा। कॉस्ट प्लस 30%, इसमें व्हाट इज 100? बताना है बताना है बताना, व्हाट इज 100, व्हाट इज 100, व्हाट इज 100? कॉस्ट इज 100, प्रॉफिट इज 30, therefore सेल प्राइस इज 100 प्लस 30। बेटा मुजम्मिल बस करें यार, अब 130, ये जहां ये आया है इसी के ऊपर एक्सप्लेन करें सारे। कॉस्ट प्लस 30%, फर्स्ट डे वाली बातें जरा ज़हन में लाएं। मैंने आपको बताया था एग्जामिनर मार्कअप के लिए कॉस्ट प्लस 30% वर्ड भी यूज करता है, ये सारे ये बड़ा ज्यादा है। इट इज नॉट मार्जिन, मार्जिन में सेल इज 100 एंड मार्कअप में कॉस्ट इज 100। ये मुजम्मिल एंड मिस्टर शहजेब बेटा इस तरह ना कर, कंसंट्रेट करो। जी इसकी अब रिक्वायरमेंट छोड़ दें अब सर, पहले रिक्वायरमेंट एक नजर देख लें। जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द वर्क ट्रांजेक्शंस, नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ एंट्री करनी है, ये नहीं बताना ये हुआ क्या है, सिर्फ आप एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, बाकी मतलब मैं फर्दर लिख के बताता हूँ। देन मेरी फर्स्ट लाइन पे आ जाए। मैक्स सेविंग्स कंपनी का नाम है, बिजनेस का नाम है, सेल्स गुड्स एट 30% कॉस्ट प्लस एंड यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। और अब हमने एंट्रीज करनी है, तो एंट्रीज मेरे से सुननी है आपने।
August 17 फुल कंसंट्रेशन, जहां जरूरत पड़े पिछला पेज जरूर खोल के देखिएगा, एक एक एंट्री कंसंट्रेशन से सुननी है। 4 अगस्त को कैश परचेज हुई, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट बस 5,68,000, क्लियर? बाकी बाद में भी लिखते भी, परचेज नहीं बोला मैंने, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट, कैश परचेज ऑन कैश। बताइएगा प्लीज यस नो में सब लोग, क्लियर? अपना अपना साथ साथ। नंबर 7 सुने, 7 अगस्त सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹2418,000। क्रेडिट सेल है और सेल हमेशा सेल प्राइस पे ही होती है। ना करें ना करें ना करें, वाहिदुल्लाह गलत है, आतिफ गलत है, इस तरह भी नहीं करना। कंसंट्रेशन कंसंट्रेट गलत है। राशिद किधर निकल गए? किसने पूछा एंट्री? एक एंट्री बनेगी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट एट सेल प्राइस। हाँ, क्योंकि हमारे पास मार्कअप अवेलेबल है, तो ये सेल वैल्यू में अवेलेबल है, मार्कअप अवेलेबल है, तो 2418,000 डिवाइड बाय 130 इंटू 100 करके हम कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लेंगे। और फिर कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री भी इसलिए करेंगे साथ ही क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट एंड इन्वेंट्री क्रेडिट बाय द कॉस्ट, वो फिर आप लोगों से वर्किंग करवाऊंगा। आप बताएं, ठीक है? एंट्रीज ना लिख के भेजिए, टाइम लगेगा आपका ज्यादा। आप सिर्फ मुझे यस नो में आंसर्स कर दें, बाकी अभी लिख के करते हैं। बेटा डेटर डेबिट दोबारा सुनिए जी काइंडली, सेल वाली एंट्री डेटर डेबिट सेल क्रेडिट एट सेल प्राइस। लेकिन बेटा अभी हमने पढ़ा अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है तो डेट वाइज साथ साथ कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉर्ड करनी है। कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट कॉस्ट की बेस पे आएगी, क्योंकि सेल अवेलेबल है, मार्कअप अवेलेबल है, तो सेल से कॉस्ट निकाल लेंगे डिवाइड बाय 130 इंटू 100 करके, और बेटा फिर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और स्टॉक क्रेडिट एंट्री कर देंगे। ठीक है, मैंने रिपीट किया है, ओके बेटा? देन बेटा उसके बाद 10 अगस्त है, कंसंट्रेशन से देखें, रिटर्न गुड्स टू सप्लायर कॉस्टिंग, रिटर्न गुड्स टू सप्लायर कॉस्टिंग 87,000, रिटर्न गुड्स टू सप्लायर। अब ये कैश से रिटर्न है, कैश परचेज रिटर्न है या क्रेडिट परचेज रिटर्न है, ऑब्वियसली 100% क्लियर नहीं है, देयरफॉर आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं और उस तरह भी। मसलन वैसे नॉर्मली क्रेडिटर डेबिट, नो सर, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हुसैन हसन ना करें, क्रेडिटर डेबिट और परचेज रिटर्न्स की जगह इन्वेंट्री क्रेडिट। माय डियर, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, यही करना है, जज्बाती नहीं होना है। ठीक है हसन एंड हुसैन, ये मिस्टर हसन एंड मिस्टर हुसैन आगे बढ़े। फिर दोबारा परचेज ऑन क्रेडिट है, इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, पेड कैरेज इनवर्ड्स है, पेड कैरेज इनवर्ड्स है, लेकिन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, कैरेज इनवर्ड्स भी इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगा। यहां तक क्लियर है? 13 अगस्त तक अब क्लियर है? August 20, a customer returned goods which had been invoiced at 58,500 फुल कंसंट्रेट। कस्टमर रिटर्न गुड्स का मतलब सेल रिटर्न है, जो बेची थी। इनवाइस का मतलब जो सफा दिया था उस पे 58,500 है, तो सेल प्राइस एंट्री बनेगी सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, वो तो पहले आपको पता है। लेकिन क्योंकि सेल प्राइस को कॉस्ट में कन्वर्ट करने की फिगर परसेंटेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं, देयरफॉर साथ ही कॉस्ट ऑफ सेल की रिवर्सल भी याद आनी चाहिए। अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट
स्टॉक क्रेडिट होता है, उलट करेंगे तो स्टॉक या इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। बात क्लियरली समझ आ गई है 20th? बाकी अमाउंट्स वगैरह निकालते हैं उस एंड, ठीक है। प्लीज पार्टिसिपेट एवरीबडी, अपना अपना बताएं, मुझे नहीं पता आपको क्या पता चला है, सही है या गलत है, मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे तो पता चलेगा। आते आपकी मर्जी है बेटा, चीजें अगर वापस आएंगी आपका जितना मर्जी दिल करे कि इन्वेंट्री क्रेडिट करेंगे, चीजें अगर वापस आई हैं तो इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट ही करनी पड़ेगी एट कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स। अभी भी सबका रिस्पांस नहीं है, दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड माय डियर। मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, जब तक मुझे आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। अगर क्लियर है तो रिस्पॉन्ड करें, नहीं क्लियर है तो जो भी सवाल जेन में है साथ साथ बताएं। अभी भी सबका रिस्पॉन्स नहीं है, इस तरह बात नहीं बनेगी। कुछ लोगों ने अज्यूम कर लिया है कि पढ़ाई एक फर्ज कफाया होता है। फर्ज कफाया का मतलब होता है कि चंद लोग अगर फर्ज अदा करें तो सबकी तरफ से हो जाता है। ऐसे हरगिज नहीं है, पढ़ाई अपना अपना फर्ज है। माय डियर, अपना अपना फर्ज अदा करें, ये बता के कि आपको समझ आ गई है या नहीं। बेटा उमर, आपने प्लीज आपने पूरी कोशिश आपकी है कि कोई भी बात क्लियरली आपने मेरी सुननी नहीं है, तो देयरफॉर हर बात पे हमने परेशान रहना है, क्योंकि बेटा चीज वापस आने से आपका एक्सपेंस कम होके ऐसे बढ़ गया। मिस्टर मोहम्मद उमर, बेटा प्लीज कैरिज इनवर्ट्स के एंगल से पिछला पेज देखें। कैरिज इनवर्ट्स पेड, अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है बेटा प्लीज देखें सारे। डबल एंट्री क्या बन रही है, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। पर कैरिज इनवर्ट्स अकाउंट की बजाय बेटा प्लीज में कैरिज इनवर्ट्स अकाउंट की बजाय इन्वेंट्री अकाउंट, कैरिज इनवर्ट्स ने परचेज में ऐड होना था, तो क्योंकि परचेज को हमने इन्वेंट्री अकाउंट में बेटा लिख दिया है, डेबिट साइड पे डेबिट होगी, इन्वेंट्री बढ़ गई है, तो कैरिज इनवर्ट्स ने भी इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड होना है। देयरफॉर रादर देन प्रिपेयरिंग अ सेपरेट लेजर ऑफ कैरिज इनवर्ट्स, इन्वेंट्री अकाउंट में ही कैरिज डेबिट होके कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और जो यहां बेटा लिखा वही मैंने बोला वहां। तो ओनली ओनली थिंग दैट इज टू बी क्या मेथड कौन सा है, तो थोड़ा सा हमें सेम में सेग्रीगेट करना पड़ेगा एंटीज करते हुए। देन माय डियर 24 अगस्त, एक छोटा सा यहाँ टेस्ट है आपका, और आपने जज्बातियों को गलत बताना है, मुझे अनफॉर्चुनेटली एक खौफ सा है। 24 अगस्त, कैश सेल ऑफ 120,000 नेट ऑफ अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 10,000। मुझे पहले पूछ लेने दीजिएगा सवाल। सबसे पहले ये मुझे बताएं कि क्या 120,000 में से 10,000 की डिस्काउंट लेस हुई भी है? कैश सेल्स ऑफ 1,20,000 नेट ऑफ अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 10,000, मेरा ख्याल है कि लेस हुई भी है, नेट ऑफ। जिन हजरात ने मुझे नो कहा है, मुझे जिन हजरात ने नो कहा है वो काइंडली दोबारा बता दें कि नहीं लेस हुई भी या हुई भी है। मेरा ख्याल हुई है। क्या लॉ इसमें से डिस्काउंट लेस हो चुकी है? यस जी। फिजान, ठीक है फिजान, बताएं उमर फिर कैसे लेस हो गई है? नेट ऑफ का मतलब क्या होता है? लेस हुई भी है जी। उमर एंड फिजान एंड एनीबडी एल्स एज वेल। अब बेटा दूसरा क्वेश्चन देखें, कोई दूसरा क्वेश्चन सुने। और बेटा लिखा तो हुआ बेटा, नेट ऑफ और स्पेशल डिस्काउंट कैश सेल ऑफ 1,20,000 नेट ऑफ। अब फिर लेस करना है जी बेटी। उसके बाद आगे से अगला अगला क्वेश्चन सुने। सब कुछ गौर से देख के, और जो कल बहस हो रही थी उसको गौर से सोच के जहन में
बताएं ट्रेड डिस्काउंट है या सेटलमेंट डिस्काउंट है? लेस तो ईवी सब बताएं, इसका बताएं, अपना अपना बताएं। ये मोहम्मद सलमान, बेटा हुसैन, बात आपकी ठीक है लेकिन गलत तरफ निकल गए। तैयब, हसन, मोहम्मद, बेटा मैंने पूछा है ये ट्रेड डिस्काउंट है या सेटलमेंट डिस्काउंट है? मोहम्मद वासिफ, गलत तरफ निकल गए बेटा बहुत सारे लोग। अच्छा जरा दोबारा क्वेश्चन देखे छोड़ दें बस, अब ठीक ठाक जुल्म है अभी, ठीक ठाक, ठीक ठाक जुल्म है, ठीक ठाक, छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, रुक जाए। ठीक है सलमान साहब, जजाकल्लाह। ये क्लियर है सबको, ये कैश सेल है। और आपको पता है कैश सेल में अर्ली पेमेंट का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं होता, अर्ली पेमेंट का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं होता। और आपको पता है कैश सेल में होती ही ट्रेड डिस्काउंट है। क्या ये ट्रेड डिस्काउंट है? अब जिन हजरात ने सेटलमेंट कहा था जरा सोच ले दोबारा। अब बेटा ये है ही कैश सेल यार, और कैश सेल में सेटलमेंट डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? सेटलमेंट डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट कब होता है? जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो और अर्ली पेमेंट पे कोई डिस्काउंट बेटा दी हो, तो प्लीज इट इज ट्रेड डिस्काउंट। अब आखिरी सवाल सुन के सोच के फाइनल, अगर ये 120 नेट है, छोड़ दें, अगर ये 120 नेट ऑफ स्टेट डिस्काउंट है, तो बताएं क्या सेल 120,000 पे ही रिकॉर्ड होगी या 130 पे रिकॉर्ड होगी? अमाउंट बताएं, 120 या 130? सब बताएं, सब बताएं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौज जी शिराज, और बेटा हसन जाने दे यार, मुजम्मिल जाने दे यार। क्या ट्रेड डिस्काउंट लेस करके सेल रिकॉर्ड नहीं करते यार, और ऑलरेडी लेस हुई हुई है। बेटा प्लीज, नेट ऑफ हो जाएगी या हो गई है तैयब? जी जिशान, 120 पे बेटा सेल रिकॉर्ड होगी यार। ना डियर, ना करें, ना करें, ना करें। अच्छा इसकी ना पूरी बात एक मिनट सुने। तू शुगर की सूरत क्या मौज? क्या सेल, मैंने पूछा सेल रिकॉर्ड कितने पे होगी, तो क्या 130 पे रिकॉर्ड होगी? ये बड़ा वो हसन मुनीर साहब भी हैं। और सर जी वहां मैंने पूछा रिकॉर्ड कितने पे होगी? अब एक एक सेकंड सब रुक जाए, एक छोटी सी बात सुने जरा। ये पूरी लिंक में कुछ बताती है, वो ये है कि सेल प्राइस असल में थी 130, सेल प्राइस असल में थी 130। फिर लग ये रहा है इस डिस्कशन से कि किसी कस्टमर को हमने एक स्पेशली डिस्काउंट दिए, उसने आगे को निगोशिएट किया होगा क्योंकि कैश सेल है, और हमने फिर 120 पे बेच दिए। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल सेल प्राइस? 130, 10,000 नेट करके 120 का आंसर आ गया। ये मेरी एक छोटी सी वर्किंग समझ आती है? क्या हम बेचा चाहते थे 130 पे और डिस्काउंट के बाद बेचा है 120 पे? आखिरी चीज सुन लें, फिर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टाइम हमारे पास है, हम लिख के सॉल्व करते हैं। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट का मतलब होता है चीजें गिनना, एक्चुअली फिजिकली गिनना। रिवील दैट गुड्स हैविंग सेल प्राइस, अंडरलाइन करें, ऑफ रुपीज 26,000 हैव एक्सपायर्ड एंड हैड टू बी स्क्रैप्ड। हैड टू बी स्क्रैप का मतलब फेंकना है, देयरफॉर ये लॉस है। लॉस की एंट्री सुने, परपेचुअल मेथड है, लॉस डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। ठीक है, सही है, इधर याद सही करें। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या ये 26,000 पे एंट्री बनेगी?
एग्जामिनर ने आपके साथ एक और गेम चलाई है, क्या ये सेल प्राइस पे एंट्री करेंगे, कॉस्ट पे करेंगे, तो हमें इस सेल प्राइस को कॉस्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम इसकी एंट्री बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो एंट्री तो करेंगे लॉस डेबिट, स्टॉक क्रेडिट विच मीन्स इन्वेंट्री क्रेडिट, लेकिन इसे फिर जब कॉस्ट पे कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्योंकि पता है कि हमारा मार्कअप है 100 प्लस 80 इज इक्वल 130, तो इंशाल्लाह इसकी फिर रिवर्स वर्किंग करके अभी वो मैं आपको याद कराता हूं कि डिवाइड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। स्पीड अप हो जाए, रजिस्टर खोल लें और हेडिंग लिखें जनरल एंट्रीज। अब ये जो बातें हमने की हैं इनको जरा लिख के फाइनल करना है। अभी इंशाल्लाह दोबारा सब कुछ मैं कोशिश करूंगा रिवाइज हो जाए, लेकिन अब लिखते लिखते रिवाइज करें और एक बार फिर सोच के वाइंड अप करें। अब डेट्स अवेलेबल है तो मैं फॉर्मेट बना लें यार, अब ऐसा हो गया जनरल एंट्रीज, फॉर्मेट है जन मेरी, डेट, कंपनी हेड्स, डेबिट क्रेडिट कॉलम्स बना लें यार। इसमें जनरल एंट्रीज अगर मांगी है थोड़ा सा फॉर्मल हो जाते हैं। डेट, कंपनी हेड्स, एंड डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स। क्वेश्चन लिखिएगा अपना 4 अगस्त। पहले मेरी रिक्वेस्ट है मेरी एंट्री देख लें, कोई कंफ्यूजन है तो बता दें और नहीं है फिर नोट करें। पहली है कैश परचेज, परपेचुअल है इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट 568,000, 5,68,000। ये बड़ा लिखना तो ठीक है मेहमान, लिख लें तो ना मैक्स सेविंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। लेकिन मेन चीज पर फोकस करें, थोड़ा सा टाइम मेरा ख्याल है हमारे पास सबके बस काफी है वैसे तो, लेकिन कहीं बीच में कोई एंट्री रह ना जाए। ये पहले लिख के बताते रहिएगा, कोई कंफ्यूजन है तो साथ साथ बता दें, दोबारा रिजॉल्व कर लें, जरूर दोबारा पढ़ें, लिख के एन दबाते जाएं। सब अपना अपना चॉइस आपकी आतिफ, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे साथ कर लेना। जी बेटा दूसरी एंट्री सुने, 7 अगस्त 2017 सेल है, तो पहली एंट्री तो हुई डेटर डेबिट सेल क्रेडिट बाय सेल प्राइस, तो चीजें बेची गई सेल प्राइस ऑफ 2418,000। लेकिन क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है तो कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री अब याद आनी चाहिए राइट टाइम पे, सेम डेट पे कॉस्ट ऑफ सेल्स हम कैलकुलेट करने की पोजीशन में हैं। कैसे? फुल कंसंट्रेट रिवाइज इन माइंड, मार्कअप देखें, ये सेल प्राइस है 2418, अकॉर्डिंग टू द मार्कअप ये डिवाइड बाय 130 है और मल्टीप्लाइड बाय हमें 100 चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए। वर्किंग सबको याद आ गई है, वर्किंग सबको याद आ गई है, डिवाइड बाय 130 को याद आ गया है, भूल तो नहीं गया है, भूल के याद आ गया है, भूला हुआ याद आ गया है। 1860,000, 1860,000 मार्कअप है कॉस्ट प्लस 100, 100 प्लस 30 इज इक्वल 130। सेल्स अवेलेबल है और कॉस्ट फाइंड आउट करके कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री कर ली मैंने। सब लोग बता दें लिख के, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई। पढ़ाई के बेटा जज्बात ठंडे नहीं होने चाहिए, रोज याद रखना है
कि हमने अपने एक मिशन बना लिया हुआ है कि हमने पढ़ना है और प्लीज पढ़ना है। आगे चलो, याद आ गया मिशन? 10th August, पनेट स्टेटमेंट, रिटर्न गुड्स टू सप्लायर, परचेज रिटर्न है लेकिन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, क्रेडिटर डेबिट हमें नहीं पता, क्रेडिट परचेज होगी देयरफॉर, और परचेज रिटर्न्स की जगह इन्वेंट्री का वर्ड लग जाएगा। देख लें, तसल्ली से देख लें, रिवाइज कर लें। बेटा इरेलीवेंट शहरियार सवाल है, अगर मैं पढ़ता होता तो मैं सीए करना लेता। दिस इज नॉट द राइट टाइम माय डियर। मैं पढ़ने वाला नहीं था, आप तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप पढ़ते हैं और बस पढ़ते हैं। इस वक्त रहने दे यार, फिर कभी बात कर लेंगे। आप सिर्फ पढ़ें, बस खाना खाएं, नमाज पढ़ें, पेरेंट्स की बातें माने और एक पुरसुकून जिंदगी गुजारें। जितना टाइम बचे स्टडीज को दें। घर बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र है कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है। एट द कंफर्ट ऑफ योर होम। जो हॉस्टल्स में रहते थे, कभी खाने की टेंशन, कभी और टेंशन, कभी दोस्त आ गए, कभी कुछ आ गए, अल्लाह का शुक्र अब कोई टेंशन नहीं है। ये माड़ी है 13 अगस्त, खुद से करें एंट्री। 13 अगस्त, सॉरी, परचेज ऑन क्रेडिट, लेकिन रिमेंबर बड़ा था ये, अगर परचेज ही लिखा था तो मैं किस चक्कर में 1 घंटा मैंने जाया किया है। इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, और सर जी कैश नहीं है, क्रेडिट पे परचेज है यार। आते बस कर यार, क्वेश्चन तो सही तरह पढ़ लें यार। अब 13 अगस्त, कैरिज पेड फाइनल इन्वेंट्री है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, तो कैरिज इन्वेंट्स की जगह इन्वेंट्री काउंट डेबिट, पेड है कैश क्रेडिट 48,000, इकट्ठे होते जाए प्लीज। जी कन्फ्यूजन? 20 अगस्त पहले रुक के रिवाइज करें जान में मेरे साथ। 20 अगस्त, कस्टमर रिटर्न गुड्स है। कस्टमर कौन होता है? जिसे चीजें बेची हो, कस्टमर रिटर्न गुड्स जो हमने बेची थी 58,000 पे, तो नंबर 1 तो ये सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न इज 58,500 और डेटर क्रेडिट 58,800, 58,500। लेकिन सेल और सेल रिटर्न के वक्त कॉस्ट ऑफ सेल्स याद रखनी है। सेल के वक्त कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड होनी है और सेल रिटर्न पे सेल के साथ साथ कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री रिवर्स होनी है, लेकिन इन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, लेकिन एट कॉस्ट 58,510 सब लोग कैलकुलेट करेंगे। डिवाइडेड बाय 130 है, इनटू 100 है, मार्कअप दिया हुआ है, आप फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 45,000 फिगर आ जाएगी और रिवर्स होनी है कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री। तो इन्वेंट्री डेबिट कंसंट्रेट करें जरा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। जरूरत पड़े जरूर रिवाइज करें परपेचुअल इन्वेंट्रीज को एक पेज पीछे। इकट्ठे होने सारे, कोई कंफ्यूजन रह गई तो बता दें। पढ़ लें, ढूंढ लें, देख लें, लिख लें। आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। यहां तक सब लोग इकट्ठे होके मुझे जरा रिस्पॉन्ड कर दें, मुझे पता चल जाए सबने कर लिया है। देन फिर मैं आगे चलता हूँ, आखिरी 2 एंट्रीज फिर समझने वाली हैं।
कोई ना रह जाए, सब लोग बता दें, इकट्ठे हो जाए। देन माय डियर 24 अगस्त, रुक जाए सब कुछ, जहां भी है कोई आगे पीछे भी करा है तो रुक जाए। 24 अगस्त वाले दिन अब कैश सेल हुई है, स्पेशल डिस्काउंट सब कुछ ध्यान में रखें। तो मेरा ख्याल है कैश डेबिट सेल क्रेडिट एट 120। पहले इसका अलग रिस्पॉन्स दें, बात क्लियर है? ऑलरेडी नेट अमाउंट है, नेट ही होनी चाहिए, कैश सेल है, ट्रेड डिस्काउंट नेट हो गई, नेट हुई भी है, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट सिंपली इग्नोर हो गई। अब इसके साथ ही क्योंकि सेल है और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, तो साथ ही कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री, इसमें एक छोटा सा इश्यू है जो आपसे अभी डिस्कस करता हूं। एंट्री है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड इन्वेंट्री क्रेडिट, ये एंट्री होती है एट कॉस्ट। अब एक मिनट रुकिएगा जरा, क्वेश्चन में बड़ा जो 120 की फिगर है ये डिस्काउंटेड है, कंसंट्रेट करना फुल, जरा बात समझने वाली है। 130 सेल प्राइस थी, 10,000 डिस्काउंट है, और फाइनली 120 सेल से तो हमने एंट्री कर ली है। अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने ये सोचना है, क्या अगर डिस्काउंट दे दी है 130 की बजाय 120 में अगर बेच रहे हैं, 10,000 डिस्काउंट दे दी है, तो क्या इसमें फिर हमारा प्रॉफिट जो था वो कम नहीं हो गया? मैं कह ये रहा हूं माय डियर, मेरी बात ये है, फर्स्ट लाइन में जाए जरा, फर्स्ट लाइन में फर्स्ट तो समझने वाली बात है, जरा सुनिए गौर से। 120,000 को डिवाइडेड बाय 130 नहीं कर सकते हम, और इंटू 30 नहीं कर सकते। मेरा ख्याल ये है, और से सुनिएगा मेरी बात, कि ये जो हमारी प्राइस थी, ये जो 130, ये शायद कैलकुलेट हुई होगी 130 डिवाइडेड बाय 130 इंटू 100, मीन्स उसे कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो बेटा लाख रुपया कॉस्ट होगी, कैलकुलेट करके देखें, लाख रुपया कॉस्ट होगी, हमने उस कॉस्ट में 30,000 प्रॉफिट ऐड किया होगा, सेल प्राइस 130 बन गई, लेकिन जब बेचने लगे तो निगोशिएशन पे 10,000 डिस्काउंट देके 1,20,000 बच गया। मुझे सारी वर्किंग में से बताएंगे कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, इन गुड्स की कॉस्ट क्या है जो हमने 120,000 की फाइनली बेचनी है? सब लोग बताएं, सब लोग बताएं, सब लोग बताएं, सब लोग बताएं। हमजा गलत है यार, कॉस्ट की बात करो यार, कॉस्ट 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 माय डियर, सबका जवाब आना चाहिए, सबका, सब रहते हैं अभी, बहुत कम लोग हैं, सब रह गए, अगर आप रह गए, एक बंदा रह गया तो सब रह गए। आप लोग इस तरह करें, ये सारी वर्किंग कहीं जरा नोट करें, ये वर्किंग जरा नोट कीजिएगा, ये था, ये होगी कॉस्ट, ये ठीक है, हमजा सही कह रहे हैं, ये है प्रॉफिट, ये थी से प्राइस, ये है डिस्काउंट, और देर फॉर 120 है नेट सेल प्राइस। 120 की बेस पे 100 नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि 120 या 130% है ही नहीं। 130% क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें तो प्रॉफिट कम हो गया डिस्काउंट देने की वजह से, तो देर फॉर 130 तक पैसे पहुंचे हम, 30,000 डिस्काउंट दी भी है, 130 निकाल के फिर यहां से रिवर्स जाके 1 लाख की बेस पे गेम कंप्लीट की जा सकती है। आप इस तरह करें, अभी एंट्रीज के लिए हाफ पेज और रख लें, अभी एक और एंट्री और भी है, 2 एंट्रीज और है बल्कि इसके नीचे, उसके नीचे वर्किंग लिखना जरा।
तो इन क्वेश्चन से आप थोड़ा थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि गेम ये बहुत संजीदा है, एग्जाम में हमें बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी एग्जाम हॉल तक पहुंचने के लिए, जिसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्लास एक मिनिमम है, उसके बाद आपने रिवीजन रोज की रोज करनी है, फिर जब कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जरूर करने हैं। बात तभी बनेगी अगर हम कंसंट्रेशन का लेवल और प्रैक्टिस का लेवल हाईएस्ट लेवल पर रखेंगे। मेरी इस वर्किंग में कोई कंफ्यूजन किसी को ही हो? वैसे मुझे लग रहा है कि शायद नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर किसी का कुछ स्पेसिफिक सवाल है तो जरूर मुझसे पूछ लें, फिर मैं बात अभी फाइनल करता हूँ। आपने जिन्होंने लिख लिया ठीक है, जिन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं वो रहने दें, जिन्हें कंफ्यूजन नहीं है वो बेटा रहने दें, बाकियों को जरा चांस दें, जिन्हें अगर कंफ्यूजन है वो जरा क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ लें। कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ सेल है सर, जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट को ही कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं। जी माय डियर, कोई और सवाल किसी का? अगर कोई लिख रहा है तो बता दे, और अगर कोई नहीं लिख रहा तो वो रहने दें, जो नहीं लिख रहे वो रहने दें, अगर कोई लिख रहा है तो वो डब्ल्यू लिख दे। चले माय डियर, एंट्री पूरी करवाएं, बताएं कॉस्ट ऑफ सेल कितने से डेबिट कर दूं? एट कॉस्ट 1 लाख। और आफ्टर दिस 31 अगस्त वाली एंट्री अगर इंडिविजुअली कर लें लॉस वाली, उसमें क्या इशू था खुद सोचें, और मैं जरा खामोश होना चाहता हूं क्योंकि शाहजेब कह रहा है कि मैं खामोश हो जाऊं। ठीक है ना मनो? बेटा जिस चीज की बात नहीं हुई मौज उसी की आपको टेंशन है। क्या ये पता चल गया कि ये लॉस है? बेटा प्लीज वो एंट्री नहीं है, प्लीज माय डियर वो नहीं है, वो लाइन इग्नोर की हुई है। हमने कौन सी लॉस वाली बात अभी की है? ये वाली बड़ी लोग देखें प्लीज माय डियर, ये वाली लाइन सबने इग्नोर की हुई है। सिंपली लॉस बेटा डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट होना है, ये लाइन अभी प्लीज नहीं हो रही डिस्कस। प्लीज प्लीज जब जरूरत पड़ेगी ये डिस्कस करेंगे। माय डियर प्लीज, सिंपली लॉस डेबिट, प्लीज लॉस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। इन्वेंट्री क्यों क्रेडिट? क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है और एट कॉस्ट होनी है, सेल प्राइस दी हुई है। जस्ट कैंडी बस 1 मिनट मुझे और चाहिए, आप लोग इकट्ठे हो जाए जरा, मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, तो 1 मिनट बाद मेरी बात सुन के उठिएगा। जस्ट 1 मिनट सॉरी। मीनवाइल अगर कोई कंफ्यूजन किसी के है तो वो पूछ ले, मैं जरा सवाल देख लेता हूँ।
नंबर वन बेटा, ये हमजा आपने इकोनॉमिक्स बेटा बीच में मिक्स कर दी है, मेरा नहीं ख्याल इस वक्त राइट टाइम है। इकोनॉमिक्स के कुछ अपनी टर्म्स हो सकती हैं। नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल लॉस में बड़ा फर्क है। इकोनॉमिक्स वाले जो भी चीज है वो कर लीजिए, हम मिक्स ना कीजिएगा। नंबर टू, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, जिस चीज की नहीं बात हो रही उसी की टेंशन है। राशिद आपने फिर बेटा वही मिस्टेक की है, लॉस सिंपली डेबिट होना और आपने फिर वो नॉर्मल लॉस के सामने पढ़ के एंट्री कर दी। जो चीज एक आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी हमने डिस्कस नहीं की और आपने वो देख के मेरी एंट्री बता दी। देन मैंने धीरे था जो आपने क्वेश्चन बेटा किया है, मिड टर्म बेटा तभी होगा जब सिलेबस मिट हो जाएगा, तो अभी तो शायद बहुत दूर है। देन उसके बाद बेटा लॉस कॉस्ट पे ही बेटा होता है, इसलिए ऑब्वियसली लॉस कॉस्ट पे रिकॉर्ड होना चाहिए था। हमें सेल प्राइस ऑफ गुड्स गिवन थी, लेकिन क्योंकि बेटा फर्स्ट लाइन में हमारे पास मार्कअप की परसेंटेज अवेलेबल थी, तो डिवाइड बाय 130 इंटू 100 करके फिर एट कॉस्ट ये लॉस की एंट्री होगी। ठीक है, आई होप कि अब किसी को कोई क्वेश्चन नहीं रह गया, और जिन जिन के मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश की है, अगर बात समझ आ गई है तो प्लीज बता दें। स्टार्टिंग फ्रॉम हमजा। ये कोई क्वेश्चन आप किसी का रह तो नहीं गया? देन यार आप लोगों से रिक्वेस्ट आज ये है कि इस टॉपिक में अब और फर्दर कोई चीज नहीं रह गई, तो आज अगर आप इस टॉपिक को जरा खुद से विजुअली रिवाइज करने, सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही कीजिएगा कि ये जो आज हमने पढ़ा है इसको जरा एक दफा रिवाइज कीजिएगा, और कोई इसमें इशू रहेगा तो मैं कल डिस्कस करूंगा। बाकी मेरा ख्याल है कि जरा थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि ये तो थोड़ी सी चीज है, इसमें अब क्वेश्चन वगैरह मैं खुद दूंगा आपको। अभी आपको नए क्वेश्चन, बाकी तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, असल में तो यही क्वेश्चन है। होमवर्क बेटा हुसैन वही बता रहा हूँ, मेरी तरफ से होमवर्क सिर्फ ये है कि आप इस तरह करें, जो आखिरी 3 सवाल आए थे, आखिरी 3, वो 3 क्वेश्चंस, आखिरी 3 क्वेश्चंस, और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 अभी किए मैक्स सेविंग वाला, ये अगर सही तरह रिवाइज कर लें तो मेरे ख्याल फिलहाल सफिशिएंट है। तो बाद में फिर आप नेक्स्ट 2-3 दिन ठहर के फिर हम इसका कोई टेस्ट वगैरह भी रख लेते हैं, कोई BRS वगैरह दोबारा मिला लेंगे। ठीक है, तो इनमें अब फर्दर कोई चीज नहीं है, साथ साथ मैं और क्वेश्चंस दूंगा, और छोटे छोटे क्वेश्चन भी फिर एक एक करके आपको घर के लिए देता रहूंगा। तो मीन वाइल आज आप आखिरी 3 और क्वेश्चन नंबर 5 करने रिवाइज कर लें, तो इंशाल्लाह कल फिर सेम टाइम पे 2 बजे दोबारा मुलाकात होगी। ये आखिरी 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 5। अल्लाह हाफिज।